नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस की पीटी स्पेशल प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इतिहास के प्राचीन इतिहास खंड से वैदिक सभ्यता के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किस में मिलता है? तो 3 वेद हैं, एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है हमारे पास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और विनय पिटक। आपको बताना है लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ। साहित्य में सबसे पहले आएगा यजुर्वेद में आता है, आप जानते हैं, जहां पर कृष्ण अयस और श्याम अयस आता है। वो जो संदर्भ है वो लोहे का है और साहित्यिक संदर्भ है। तो हमारा ऑप्शन सी यजुर्वेद सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राचीन भारत में विभिन्न संस्कृतियों के उद्भव के स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमारा है, हड़प्पा संस्कृति का उद्भव सिंधु नदी की घाटी में हुआ था। दूसरा है, वैदिक संस्कृति का विकास मध्य गंगा नदी घाटी में हुआ था। तीसरा, वैदिकोत्तर संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ था। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक कथन सही है। केवल हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है सिंधु नदी की घाटी में हुआ था, बाकी दोनों कथन गलत हो जाते हैं। वैदिक संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ था। तो ये कथन जो है ये आपस में एक दूसरे से रिवर्स कर दिए गए हैं, यानी कि इसके लिए ये ठीक होगा और इसके लिए ये ठीक होगा। उत्तर वैदिक संस्कृति जो थी वो मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित थी, मध्य गंगा घाटी में फली फूली थी। तो ऑप्शन 3 जो है वो गलत हो जाएगा और ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि वैदिक संस्कृति जो है वो पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन 2 के लिए सत्य होते हैं, ऑप्शन 3 के लिए गलत होते हैं। तो हमारा केवल एक, ओनली 1 ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में आर्यों का उल्लेख मिलता है? हिट्टाइट, कस्साइट, मितन्नी या उपर्युक्त सभी में मिलता है? तो ऑप्शन डी ठीक है। इन सभी अभिलेखों में आर्यों का जिक्र मिलता है हमें। आर्य नाम का अर्थ होता है, आर्य नाम का उल्लेख हमें अनातोलिया, यानी कि जिसको आज हम तुर्की कहते हैं, 19वीं सदी से 17वीं सदी ईस्वी पूर्व में हिट्टाइट अभिलेख में, और इराक में 1600 ईस्वी पूर्व के कस्साइट अभिलेख में, और सीरिया का जो मितन्नी अभिलेख है वहां पर मिलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अभिलेख है ये कौन सा कहाँ है। मैंने आपसे कहा हिट्टाइट तुर्की में और इराक में कस्साइट तथा मितन्नी जो है वो सीरिया में है। तो ये आपको याद रखने हैं। ऐसी छोटी छोटी जानकारियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन छांटना है। पहला है, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। दूसरा, इस काल में दस्यु शब्द का प्रयोग डाकुओं के लिए किया जाता था। तीसरा, आर्यों की पश्चिम एशिया और भारत में सफलता का कारण अश्वचलित रथ थे। और चौथा है, पंचजन आर्यों के 5 कबीलों का समूह था। आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो ये जो कथन है ऑप्शन बी, दस्यु शब्द का प्रयोग डाकुओं के लिए कहा गया है, वो कथन असत्य हो जाता है। ऋग्वेद में दस्यु यहाँ के मूल निवासियों को कहा जाता था। आर्यों के जिस राजा ने उन्हें पराजित किया था वह त्रसदस्यु, इस नाम से उसे जाना जाता था। ऋग्वेद में दस्यु हत्या शब्द का बार बार उल्लेख मिलता है। तो दस्यु लोग जो है वो लिंग की पूजा करते थे। तो ऑप्शन बी जो है वो असत्य हो जाता है, डाकुओं के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता था। हाँ, बाकी हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया जिसका अर्थ होता है दुर्गों को तोड़ने वाला। तो इंद्र जो है आर्यों के सबसे प्रमुख देवता माने जाते थे। आर्य लोग हर जगह इसलिए जीतते थे क्योंकि उनके पास अश्वचलित रथ थे। तो उनकी जीत में एक कारण ये भी था। और पंचजन आर्यों के 5 कबीलों को समुदाय जो है वो कहलाता था। ये आपस में लड़ते रहते थे और कभी कभार आर्योत्तर जनों का सहारा भी लेते थे। तो ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा। केवल ऑप्शन बी यानी कि 2 हमारा असत्य है। दस्यु शब्द डाकुओं के लिए नहीं आता था। अगला, ऋग्वैदिक काल में राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला, इस काल में राजा का पद अनुवांशिक हो गया था। आपको बताना है सही है गलत है। इस काल में सभा और समिति दोनों महत्वपूर्ण संगठन थे। और तीसरा है, इस काल में स्त्रियां सभा और विदत में भाग लेती थी। तो आपको बताना है 1 और 3 सही है, केवल 2 है, 1 और 2 सही है, या इनमें से तीनों यानी कि 1, 2, 3 सही है। तो ये जो सारे कथन है ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तीनों कथन इसमें सही है। राजा का पद भी आनुवंशिक हो गया था और काल में दोनों जो सभा और समिति है महत्वपूर्ण संगठन थे, और स्त्रियां जो हैं वो सभा और विदत दोनों में भाग लेने के लिए जाया करती थी। तो ऋग्वेद में कुल के आधार पर बहुत से संगठनों का उल्लेख हमें मिलता है, जैसे सभा है, समिति है, विदत है, गण है। ये आपको पता होने चाहिए। इसमें से सभा और समिति महत्वपूर्ण है। राजा को भी इनका समर्थन आवश्यक होता था, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण संगठन उस वक्त की थी। और स्त्रियों की दशा नेचुरली उस वक्त अच्छी थी। उस काल में यज्ञ, सभा, विदत जितने भी ये कार्य होते थे, धार्मिक कार्य होते थे या जो कर्म कांड होते थे, उनमें स्त्रियों की भागीदारी जरूरी होती थी और वो भाग ले सकती थी, इसकी आजादी उन्हें थी। अगला प्रश्न हमारा है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य? एक बार फिर से आपको बताना है। पहला है,
आरंभिक आर्यों का निवास सिंध और पंजाब के क्षेत्र में था। दूसरा, इस काल में दक्षिणा के रूप में गाय और दासियों के साथ भूमि भी दी जाती थी, तो भूमि को हम थोड़ा सा शक की निगाह से देखेंगे। तीसरा, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में दिया गया है। चौथा, इस काल में वर्ण व्यवस्था आरंभ हो गई थी। आपको बताना है कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही है और कौन सी स्टेटमेंट इस संदर्भ में गलत होती है। तो केवल जैसे मैंने आपसे कहा था कि भूमि को आपने थोड़ा शक की नजर से देखना है, तो ऑप्शन 2 बी हमारा असत्य हो जाएगा। इस काल में पुरोहितों को दक्षिणा में गाय और दासियां दी जाती थी, भूमि का दान नहीं होता था। इस काल में लोग गाय चराने, खेती करने और रहने के लिए भूमि पर अधिकार करते थे, ये बात सही है। परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी, तो निजी संपत्ति न होने के कारण आप इसको किसी को दान नहीं कर सकते थे। और आरंभिक आर्यों का जो निवास था वो पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में आज के जो पंजाब और हरियाणा राज्य हैं वहां पर होता था, इसलिए कथन हमारा गलत हो जाता है। पहला कथन जो हमने कहा है कि ये सिर्फ यहाँ पर रहते थे, तो सिर्फ यहाँ नहीं रहते थे, बाकी एरियाज में भी इनका निवास स्थान रहता था। और ऋग्वेद में व्यवसाय के आधार पर समाज में वर्ण व्यवस्था का आरंभ हुआ था, ये बात सही है, परंतु बहुत कट्टर या कड़ा ये नियम नहीं था। चतुर्थ वर्ण शूद्र कहलाता था, वह ऋग्वेद के अंत में दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका वर्णन दशम मंडल में है जो बाद में जोड़ा गया हो सकता है। तो ये कहा नहीं जा सकता कि इसमें वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई थी। तो हमारा ऑप्शन 4 भी इस आधार पर गलत हो जाता है। और ऋग्वेद में पुरोहित विश्वामित्र ने लोगों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो ऋग्वेद में यह मंत्र दिया गया है, इसलिए ऑप्शन 3 भी हमारा सही हो जाता है। केवल ऑप्शन 2 भूमि, जिसमें है कि गाय और दासियों के साथ भूमि दी जाती थी, वो हमारा असत्य है। हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर बताना है। सूची 1 हमारी संहिता को दर्शाती है और सूची 2 विषय वर्णन को दर्शाती है। पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं संहिता के। और विषय वर्णन में हमारे पास ABCD ऑप्शन है। व्याधियों के निवारण के लिए ऋग्वेद दिया गया है। आपको डायरेक्टली इसमें सीधा नहीं मिलाना है, आप इसमें से आड़ा तिरछा करके भी मिला सकते हैं, क्योंकि कूट जब आप देखेंगे तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 को अलग अलग ABCD में मिलाया गया है। आपको बताना है कौन सा किससे सही मिलान करता है। तो जब आप देखेंगे इसमें आप अगर मिलाने चले तो पहला जो है ऋग्वेद को, उसको आप ऑप्शन सी से मिला सकते हैं, क्योंकि ऋग्वेद में मेजरली देवताओं की स्तुति की गई है। और फिर अगर चलें ऑप्शन 2 पर, तो 2 सामवेद में गायन से संबंधित बहुत सारी आपको ऋचाएं देखने को मिल जाती हैं। ऑप्शन 3 को आप ऋचा और कर्मकांड से मिला सकते हैं यजुर्वेद, और जो अथर्ववेद है वो व्याधियों के निवारण हेतु तंत्र मंत्र पर ज्यादा फोकस करता है। तो ऐसे आप मिला सकते हैं। अब ये आप नीचे देखेंगे कूट में, तो ऑप्शन सी हमारा सही होता है। पहले को 3 से, दूसरे को 4 से, तीसरे को 2 से और चौथे को 1 से मिलाएंगे तो आपका सही उत्तर मिलेगा। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन हमारा होगा, इस काल के अंतिम दौर में पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया शुरू हुई। किस काल की बात कर रहे हैं हम? उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है, उपनिषद ग्रंथों का विषय दर्शन था, उसमें कर्म कांडों को महत्व दिया गया था। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केवल एक कथन जो है, पहला कथन केवल हमारा सही है। उत्तर वैदिक काल यानी कि जो लेटर वैदिक पीरियड था, उसमें एक दूसरे काल के आने का आरंभ होना शुरू हो गया था, इसलिए जो पुराना समय था उसके विरुद्ध निश्चित तौर पर एक प्रबल प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलेगी। तो ये आप जनरल और कॉमन गेस से भी इसको बता सकते थे अगर आप नहीं जानते हैं तो। पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा जो है, उपनिषद ग्रंथों का विषय दर्शन था, ऐसा नहीं है, कर्मकांडों को महत्व नहीं दिया गया था, क्योंकि उपनिषद ग्रंथों की रचना जो है 600 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई मानी जाती है। इनका विषय दर्शन था, इनमें कर्मकांडों की निंदा की गई है, तो इनको बढ़ावा नहीं दिया गया है, यथार्थ और ज्ञान के महत्व को दर्शाया गया है। उपनिषदों में कहा गया है कि अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ब्रह्म के साथ आत्मा का संबंध ठीक से जानना चाहिए। तो ऑप्शन 2 जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन केवल 1 ठीक है हमारा, केवल ए ऑप्शन केवल 1। अगला प्रश्न होगा, वैदिक काल के राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सबसे नीचे से ऊपर आपको जाना है। ये थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट नजर आ रहा है आपको, तो आप इस तरीके से इनको देखेंगे, ठीक है। ग्राम, विश्व, कुल, जन, राष्ट्र, क्या ये बढ़ता हुआ क्रम था वैदिक काल में राजनीतिक संगठन का, या कुल ग्राम विश्व जन राष्ट्र, या जन कुल विश्व ग्राम राष्ट्र, या कुल जन विश्व राष्ट्र ग्राम? आपको बताना है कि सबसे छोटी से बड़ी इकाई कौन सी थी। तो देखिए, सबसे पहले होता था कुल। कुल यानी कि छोटा सा परिवार, आप अपने परिवार से कुल से मान सकते हैं, जो आपका कुनबा मान सकते हैं। फिर कुनबे के बाद आएगा गांव यानी कि ग्राम आएगा, फिर विश्व आएगा, फिर जन आएगा, और उसके बाद अंत में आएगा राष्ट्र। तो ये आपको किस में दिखता है? ये आपको ऑप्शन 2 में दिखता है। आप छोटी से बड़ी इकाई में जब चलते चलेंगे तो आपको ये इकाई प्राप्त होगी। ग्राम की इकाई जुड़कर विश्व बनती थी, उसका प्रधान विश्वपति होता था, और विश्व मिलकर जन कहलाते थे, जिनका प्रधान जनपति कहलाता था। इस प्रकार राष्ट्र या प्रदेश के संदर्भ में अगर देखेंगे तो प्रधान राजन कहलाता था, जिसका मतलब होता है राजा। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा इसमें।
अगला प्रश्न होगा, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक शब्द दिए हुए हैं, फिर संबंधित अर्थ दिए हुए हैं, आपको बताना है गोमत गोप गोवाल और धनवान ग्वाला बैल, इनमें से कौन सा युग्म जो है वो आपस में सुमेलित है, यानी कि जो सामने सामने दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही मिलान किया हुआ है आमने सामने वालों में। आपको बताना है कौन सा किससे मिला हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन 1 होगा केवल, यानी कि गोमत धनवान होता था, ये बात सही है। गोप जो होता है, गोप का मतलब होता है राजा, जैसे हमने पिछले प्रश्न में बात की ना, जैसे राजन या राजा की जब बात करते हैं तो गोप राजा को कहा जाता था और गोवाल जो है वो भैंस को कहा जाता था। तो ऑप्शन ए केवल 1 हमारा सही हो जाएगा। तो ये बात भी उल्लेखनीय है कि वैदिक काल में गाय भैंस और धन समानार्थक ही माने जाते थे। गाय और बैल युद्ध का कारण भी बनते थे, कई बार इन्हीं पर लड़ाई होती थी क्योंकि यही आपका वास्तविक धन होते थे। गायों की रक्षा करना ही राजा का मुख्य धर्म होगा। और आर्यों में गाय का तो इतना अधिक महत्व था कि उन्होंने भारत में पहली बार भैंस को देखा तो उसे गोवाल यानी कि गाय जैसा दिखने वाले कहने लगे। तो भारत जो है वो भैंस से परिचित नहीं था उस वक्त, ठीक है। तो भैंस को गोवाल कहा, यानी कि गाय के जैसा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैदिक काल के संदर्भ में व्रजपति शब्द या जो पद है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग होता है? वज्रपति किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। वो व्यक्ति जो परिवार का मुखिया हो, वो व्यक्ति जो चरागा भूमि का अधिकारी हो, वो व्यक्ति जो युद्ध में लड़ाका समूह का प्रमुख हो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही है। वज्रपति उसे कहा जाता था जो व्यक्ति चरागा भूमि का अधिकारी होता था। और वैदिक काल में राजा के जो दैनिक कार्य होते थे उनमें सहायता के लिए जो अलग अलग पदाधिकारी होते थे उनमें से वज्रपति एक होता था। उसे चरागा भूमि और जो स्थायी ग्राम होते थे उन पर अधिकार प्राप्त होता था और वो चरागा भूमि का एक तरीके से मालिक ही माना जाता था। परिवार के मुखिया को कुलप कहा गया है उस वक्त, और युद्ध में जो लड़ाका समूह को प्रमुख होता था, उसका लीडर होता था, उसे हम ग्रामणी कहते थे, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ग्रामणी और ये जो है व्रजपति, इसके अलावा जो तीसरी टर्मिनोलॉजी हमारे पास है उसे हम कहेंगे कुलप। ये आपको पता होने चाहिए किस वक्त वैदिक काल में कौन कौन से शब्द चलते थे। आपको एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा इन सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनका। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है? पहला, व्यवसाय की आनुवंशिकता। दूसरा, अस्पृश्यता का षड दर्शनों के दार्शनिक विचारों का बीजारोपण। और तीसरा, आश्रम व्यवस्था का पूर्ण विकास। ये आपका कूट है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। केवल 1 2 4 है, 1 3 है, 2 4 है, या सभी, यानी कि 1 2 3 4 है। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। एक बार इन पर फिर से विचार करिए तो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अस्पृश्यता का षड दर्शनों के दार्शनिक विचारों का बीजारोपण, ये कथन जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो समाज था उसके जो सामाजिक लक्षण थे वो अगर हम देखेंगे तो एक तो समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, 4 वर्ण थे निश्चित तौर पर, और वर्ण व्यवस्था जो वो जाति आधारित होने लगी थी, ठीक है, और कठोर भी होने लगी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। व्यवसाय आनुवांशिक होने लगे थे, बात एकदम सही है। इसके अलावा इस समय तक समाज में अस्पृश्यता की भावना का उदय नहीं हुआ था, यानी कि उसका बीजारोपण नहीं हुआ था। और जो 6 दर्शन है वो कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इनमें जाकर के इनका बीजारोपण हुआ है। और उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। इस प्रकार हमारा केवल ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दयाभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में संपत्ति पर अधिकार प्राप्त कर लेता था या उसका दावा करता था, जबकि दया भाग जो है उस व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत पुत्र संपत्ति का अधिकार पर दावा करता था। फिर तीसरा ऑप्शन हमारा है, मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दया भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला दोनों सदस्यों की संपत्ति के संबंधी मामलों पर विचार करती है। आपको बताना है कौन सा सही है। 1 2 है, केवल 2 है, 1 3 है, या केवल 3 है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपने अभी देखा होगा, रिसेंटली पिछले प्रीलिम्स में भी आया है। आप अगर इस पर गौर करेंगे तो केवल ऑप्शन 2 आपको ठीक मिलेगा, यानी कि मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने जीवन काल में ही पिता की संपत्ति पर दावा कर लेगा और दया भाग में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार मांगेगा या उस पर दावा करेगा। बाकी जो हमारे 2 ऑप्शन बचते हैं वो दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। विज्ञानेश्वर द्वारा ग्यालवल के स्मृति पर लिखी गई टीका मिताक्षरा कहलाती है पूरे देश में, इनकी बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार के कुछ भागों को छोड़कर, जहां पर दया भाग लागू है। मिताक्षरा संपत्ति के अधिकार के लिए कानून की एकमात्र सर्वमान्य पुस्तक मानी जाती है और मिताक्षरा दया भाग जाति भेद नहीं करती है। तो जाति भेद की जहां पर बात आएगी कि ऊंची जाति के लिए ये है, निम्न जाति के लिए ये है,
वो कथन हमारा ऑटोमेटिकली वहाँ पर गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। इसके अलावा मिताक्षरा व्यवस्था में जैसा हमने कहा ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाता है। तो एक में पहले ही पुत्र अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार का दावा करेगा और दूसरे में पिता की मृत्यु के उपरांत दावा करता है। इसके अलावा मिताक्षरा और दयाभाग स्त्री पुरुष दोनों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार अपने व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन सी भी हमारा तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो केवल हमारा ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन बी ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में वेद दिए गए हैं और सूची 2 में उनके कुछ लक्षण दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन से सही है, आपस में उनको मिलाना हमें है। कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास हैं वो देख लेते हैं एक बार। पहला है ऋग्वेद, तो बाकी ये सुमेलित नहीं है, ये रैंडमली दिए गए हैं, तो एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कौन सा किससे मिलता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो पहला ऑप्शन हमारा है कि इसमें बुराइयों और बीमारियों को दूर करने के लिए तंत्र मंत्र और जादू टोने का वर्णन किया गया है। तो अगर आपको याद हो, अभी अभी हमने देखा है कि जादू टोने का वर्णन किस में दिया गया है, अथर्ववेद में दिया गया है। तो ये जो ऑप्शन है पहला, ये हम आखिरी से मिला सकते हैं, है ना, या इसको उल्टा भी मिला सकते हैं। अगर आपने पहले अथर्ववेद पढ़ा फिर आप अथर्ववेद पढ़ के देखें कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मिलता है, तो जिस मर्जी तरीके से आप मिला लीजिए, अथर्ववेद जो है वो पहले से मिलान हम कर लेंगे, यानी कि बुराइयों और बीमारियों को दूर करने के लिए तंत्र मंत्र जो आजकल भी हम करते हैं, कुछ हिस्सा इसका अभी भी सोसाइटी में बचा हुआ है। फिर आते हैं सामवेद पर, या इसका दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। इसमें अनुष्ठानों का उल्लेख किया गया है और इसका कुछ हिस्सा गद्य का है। तो गद्य का हिस्सा किसका है ये पता करना है आपको, किससे मिलान कर सकते हैं। यजुर्वेद में ऐसा है तो यजुर्वेद से इसका मिलान कर देंगे। एक बार इसको थोड़ा सा साफ करके लिखते हैं। पहला अथर्ववेद, दूसरा यजुर्वेद में ऐसा दिया गया है। और इसके अलावा तीसरा कौन सा हमारा है, संगीत, सुर और धुनों से संबंधित, ये आप जानते हैं बहुत ईजी हो गया, तो सामवेद से मिलाना है। और बच गया ऑप्शन ए हमारा ऋग्वेद। तो फिर एक ही ऑप्शन इधर बचता है, इसमें पुरुष सूक्त और वर्णाश्रम का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो ये हमारे 4 ऑप्शंस, ये हमारे 4 उनके गुण, 4 वेदों के 4 गुणों से हमने मिलाना है। इसमें देखिए किससे मिलेगा, इसमें हम मिलाएंगे तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। पहले को चौथे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को दूसरे से और चौथे को पहले से मिलाएंगे तो हमारा सही ऑप्शन बनता है। तो आज के लिए इतना ही। इतिहास की ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा अगर हमारे दूसरे वीडियोस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज के आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपसे एक अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।